अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर 2 का, यानी कि सेकंड लास्ट लेक्चर है और वो है न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लिक एसिड्स, इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। एसिड्स का मतलब है तेजाब, ठीक है जी, जिनकी पीएच क्या हो, कम हो, पीएच कम हो, तेजाबी हो। न्यूक्लियक का क्या मतलब है? आप जो चीजें न्यूक्लियस के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हों तो उन्हें क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियक। तो एसिड्स तेजाबी चीजें जो सेल के अंदर मौजूद है, ये एक आम तलफ़ुज़ हो गया या आम मैनी हो गया इनका। अब जी न्यूक्लिक एसिड्स को मुकम्मल तौर पर बायोलॉजिकली किस तरह से बयान किया जाएगा? polymers of unit called nucleotide. Polymers of unit known as nucleotide. यानी कि न्यूक्लिक एसिड वो चीजें हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है जी एटीपी, और एटीपी क्या चीज है? एटीपी क्या चीज है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है जी, सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद। तो ये किस चीजों से मिलके बने हैं जी? एटीपी से। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अभी जो वजाहत देख रहे हैं सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स की है, फिर डीएनए और आरएनए नेक्स्ट टॉपिक है। पहले नंबर पे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो एक बायोलॉजिस्ट थे एफ मैशियर, फ्रीडरिक मैशियर, ठीक है जी, एफ मैशियर भी इनको पढ़ते हैं। 1870 में 1870 में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स पे वर्क किया और कई साल लगे, और उसके बाद इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स पे अपनी एक बुक पब्लिश की। ठीक है। दूसरे नंबर है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो दो टाइप्स हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारे पास है डीएनए, और दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तीसरे स्टेप पे आए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब स्ट्रक्चर की बात आ गई है तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरह से एटीपी या न्यूक्लियोटाइड अरेंज होता है, तो क्या बनता है जी? एक मुकम्मल या होल न्यूक्लिक एसिड बनता है। चलें जी देखते हैं। होता है इस तरह से कि दरमियान में सेंटर में राइबोज रिंग होती है, ये जी 5 कॉर्नर, कार्बन 1 2 3 4, और सेंटर में ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, कार्बन 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, नीचे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, ऊपर पेंटोज बेस होती है एक, पेंटोज, ठीक है जी, और ये शुगर सब्सटेंस है या कार्बोहाइड्रेट समझ लें। और यहाँ पे 3 फास्फेट 1 2 3 फास्फेट ग्रुप्स अटैच होते हैं। तो ये क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बन जाती है, एक पूरी एटीपी की स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे इसके हवाले से दो टर्म्स जनरेट होती हैं, एक होती है न्यूक्लियोटाइड और एक होती है न्यूक्लियोसाइड। पहले नंबर पे जो है ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनता है जी? पहले नंबर पे नाइट्रोजन बेस, पेंटोज एंड फास्फोरिक एसिड। क्या चीजें? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के मिलने से जो चीज बने वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ये है जी आपका होल न्यूक्लियोटाइड। अच्छा जी, तो ये किन चीजों पे मुश्तमिल है? पेंटोज शुगर पे, दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस दो तरह की है, दो अक़साम है इनकी। पहली है पैरामिडाइंस, ये साइटोसिन, थायामीन और यूरिसिल पे मुश्तमिल है। और दूसरी है प्यूराइंस, ये एडिनोसिन और गोयानिन पे मुश्तमिल है। सी पॉइंट फास्फोरिक एसिड H3PO4। तो
फास्फोरिक एसिड का यहाँ पे क्या काम है, तो ये बॉन्डिंग एजेंट का काम करता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मिलता है, ठीक है जी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में ये अपना किरदार अदा करता है, बॉन्डिंग में किरदार अदा करता है, और होल जो न्यूक्लियोटाइडिक रिएक्शन है उसमें अपना किरदार अदा करता है। उसके बाद है जी न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में होता ये है कि फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4 ये नहीं होता है, ठीक है जी, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर पे जो चीज मुश्तमिल है उसे क्या कहते हैं जी, न्यूक्लियोसाइड। मतलब यहां से जो H3PO4 है यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी डिटेल हो गई न्यूक्लिक एसिड के हवाले से। आप इसकी जो टाइप है फर्स्ट कौन सी, डीएनए, तो यहां पे हम स्टडी करने लगे हैं डीएनए। डीएनए का क्या मतलब बनता है जी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए बायोलॉजिकली क्या चीज है, इनहेरिटेड पार्टिकल है, इनहेरिटेड पार्टिकल है या विरासती मादा है। तो पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे इसके कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स में पहली चीज है डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डाई में दो न्यूक्लियोटाइड, अब दो न्यूक्लियोटाइड वाली कौन सी चीज कॉमन है बायोलॉजी में, NAD, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। और ट्राइन्यूक्लियोटाइड मतलब तीन न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह के तीन। और पॉली में लातदाद, बेशुमार, अनगिनत, ठीक है जी, कोई मतलब के तादाद नहीं होगी, पॉली में लातदाद होंगे। तो यहां पे DAMP का क्या मतलब है, ठीक है जी, डाई इमानो मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। फिर है जी डाई गोयानीन मोनोफॉस्फेट, फिर है जी थर्ड नंबर पे डाई साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और फिर है डाई क्या नाम है, थायामीन मोनोफॉस्फेट। तो ये चार किस्म के यहाँ पे बेसिस हैं, ठीक है जी, डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ जो मिलती हैं, गोयानीन, साइटोसिन, थायामीन, ठीक है, मोनोफॉस्फेट साथ में सबके अटैच है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रेशियो ऑफ बेसिस। तो एक बायोलॉजिस्ट थे इरवन चारगफ, इन्होंने वर्क किया बहुत ज्यादा, तकरीबन 10 साल तक वर्क किया कि ये कौन कौन सी बेसिस होती हैं डीएनए में और इनकी रेशो या मिकदार क्या है, ठीक है जी, इनकी रेशो या मिकदार क्या है। तो एंड पे उसने जो नतीजा निकाला, आपके सिलेबस के अंदर एक टेबल भी दिया हुआ है चिकन वाला, चिकन और मैन का, ठीक है जी, ये बेसिस वाला डीएनए का। लेकिन यहाँ पे सिंपल उसने नतीजा क्या निकाला, एडेनिन जो बेस थी वो इक्वल थी उसकी रेशो किसके, थायामीन के, और गोयानीन की रेशो इक्वल थी किसके, साइटोसिन के। एडेनिन की थायामीन से इक्वल थी और गोयानीन की साइटोसिन से। तो ये होगी रेशो ऑफ बेसिस। उसके बाद जी थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट चीज है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। तो इस मॉडल की मैं आपको मेन बातें बताता हूं। इस मॉडल के तहत ये दो साइंसदान थे, फ्रेडरिक वाटसन एंड WR क्रिक, ठीक है, ये दो साइंसदान थे। इन्होंने डीएनए के ऊपर वर्क किया और इन्होंने 4-5 नुकात दिखे। इनमें मेन नुकात क्या था कि डीएनए इज हेलिकल, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पे 2 स्ट्रैंड्स हैं इसके, 2 स्ट्रैंड्स पे मुश्तमिल है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ रन करता है और दूसरा 3 to 5 की तरफ एलोंगेट करता है, रन करता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या था कि इनके अंदर गोयानीन, साइटोसिन, थायामीन, एडेनिन बेसिस सेंटर में होती हैं। और 5वें नंबर पे 34 एंगस्ट्रोम, एक स्ट्रैंड का दूसरे के फासला होता है। तो ये 5 नुकात थे किसके, वाटसन एंड क्रिक मॉडल के। तो एडेनिन और थायामीन के दरमियान कितनी बेसिस होती हैं, 2। गोयानीन और साइटोसिन के दरमियान कितनी बेसिस होती हैं, 3। और एडेनिन जो है थायामीन से उल्ट है,
और इसी तरह गुयानिन साइटोसिन से इनवर्स है, उल्ट है। तो ये था आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इन स्पीशीज। अमाउंट ऑफ डीएनए इन स्पीशीज, तो डीएनए किस चीज पे डिपेंड करता है? डीएनए की अमाउंट मुख्तलिफ स्पीशीज में मुख्तलिफ क्यों है? वजह यह है कि दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब जीन्स पे डिपेंड करता है जी। मतलब कि हर स्पीशी की अपनी मखसूस तादाद है, मतलब ह्यूमन की 46 है और पेयर्स में 23 है। ह्यूमंस की बात कर लें तो इनकी डीएनए की अमाउंट और है, और चिकन में देख लें, काऊ में देख लें, हॉर्स, डॉग्स, तो इनमें जो डीएनए की अमाउंट है ये बिल्कुल इनवर्स है, या मुख्तलिफ है, या हाफ से भी कम है, या बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। तो ये डिपेंड किस पे करता है? क्रोमोसोम्स पे या जीन्स की तादाद पे, नंबरेज पे। ठीक है। और नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का फायदा क्या है? यह एक विरासती एजेंट है, इसने खसूसियात माँ बाप से अपने बच्चों में ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करनी है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इकोलाई बैक्टीरिया को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके अंदर वन जीन है जो इसकी खसूसियात के हवाले से बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, फिर टर्म आई जीन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर। भी जीन क्या है? तो जीन डीएनए का वो छोटा सा जर्रा है या हिस्सा है जिसके अंदर एक मखसूस किरदार या कैरेक्टर को रख दिया जाता है। वो कैरेक्टर और किरदार कहां से आ रहा है? वो फादर से या पेरेंट से किसके अंदर जा रहा है? ऑफस्प्रिंग के अंदर। ठीक है जी, न्यू यंग वन के अंदर। तो यहां पे दो चीजें आई। ये हमें क्या नॉलेज दे रहा है डीएनए इंपॉर्टेंस के हवाले से? इकोलाई बैक्टीरिया में कितने बेस पेयर हैं? 46,39,221, 40,39,221 क्या हैं? बेस पेयर्स हैं इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। इस्क्रेशिया कोलाई जिसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एक वायरस है जो कि इन्फ्लुएंजा काज करता है, नजला जुकाम जिसे कहते हैं। ठीक है जी। तो इसका जो सीक्वेंस था उसको वेल स्टडी किया गया 1995 में। तो ये किसकी मदद से किया गया? ये डीएनए की मदद किया गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, न्यूक्लिक एसिड और उसकी पहली टाइप डीएनए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आरएनए देखेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड को देखेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक है आपके इस चैप्टर के हवाले से नेक्स्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।